वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आधारित होगा। तो इसमें मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। Disclaimer: in this series of videos I will cover the grammatical aspects of the English language. These videos are specifically for the school students or the beginners and intermediate learners of English. So, some portion of the grammar will look to be oversimplified or unconventional. It is done for the ease of better understanding of the concept. These are not for the advanced learners, so do bear with the naivete. If you have any doubt, do comment in the comment box. Okay, तो हम ग्रामर पढ़ने के पहले एक बार भाषा और ग्रामर क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते। व्हाट्स लैंग्वेज एंड व्हाट्स ग्रामर। लैंग्वेज या भाषा का जो प्राइमरी एम है वो है कम्युनिकेशन, मतलब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो फीलिंग्स है वो दूसरों को व्यक्त करना, और दूसरे का जो फीलिंग्स है वो हमें पता चलने का जो माध्यम है उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट जो है वो होता है साउंड। तो साउंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नंबर्स ऑफ साउंड्स हो सकते हैं। इंग्लिश में जो साउंड्स उसको फोनेम्स बोलते हैं, और इंग्लिश में 44 साउंड्स है। हाँ, कहीं आपको थोड़ा बहुत एक दो आगे पीछे लगेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड रिसिप्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, आरपी फोनेम्स जो है वो 44 है। इनमें से 20 वावल साउंड्स है और 24 कंसोनेंट साउंड्स है। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो साउंड्स है वो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ कंफ्यूज कभी भी मत कीजिए। इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 है, लेकिन इंग्लिश साउंड्स 44 है। और इंग्लिश का इसी वजह से कोई भी एक साउंड के लिए आपको 2, 3 या तो इससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसका उल्टा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल का साउंड के लिए इंग्लिश में जो रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ाबेट्स है वो सी भी हो सकते हैं, CH भी हो सकते हैं, K भी हो सकते हैं, Q भी हो सकते हैं। उसी तरह E साउंड के लिए I भी हो सकते हैं, E भी हो सकते हैं। तो ये इट कैन बी डिफरेंट। तो ये इंग्लिश का एक विशेषता है, इट्स नॉट ए पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। बाकी भाषाओं के जैसे हिंदी में साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स सेम है। यहाँ साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी हमें कंफ्यूज होता है, लेकिन दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको उसी की तरह से चलना है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ आपको जानना है, इस डिफरेंसेस के वजह से जब हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। ट्रेडिशनली हमें क्या सिखाया गया है कि जो ए है वो हमें कंसोनेंट के पहले यूज़ करना है। यूजुअली कंसोनेंट बोलने से कंसोनेंट लेटर बोलते हैं, और एन जो है वावल के पहले यूज़ करना है। तो इंग्लिश में वावल और कंसोनेंट्स में डिफरेंस देखिए। इंग्लिश में वावल साउंड से 20, लेकिन वावल अल्फ़ाबेट से 5। तो इसी में कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अब देखिए, 1 रुपी नोट बोलने से हम अगर पहले वाला जो रूल है उसको फॉलो करें, मतलब अगर ए हम कंसोनेंट के पहले देते तो यहाँ हमें एन होना चाहिए, क्योंकि ये 1 ओ से शुरू होता है। लेकिन इसका अल्फ़ाबेट्स के कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली वो साउंड से लेना देना है। ए हमें कंसोनेंट साउंड के पहले यूज़ करना है और एन हमें वावल साउंड से पहले यूज़ करना है। यह जो 1 ONE इसका स्टार्टिंग एक्चुअली वो से हुआ है। ये अगर आप किसी डिक्शनरी या ट्रांसक्रिप्शंस मतलब कोई भी वर्ड का साउंड कैसे होता है वहाँ फोनेम्स में लिखा जाता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उसको स्लैश के अंदर में लिखा जाता है। वहाँ अगर आप देखेंगे ONE का जो स्टार्टिंग साउंड है वो होता है। वो इंग्लिश में
कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ आपको ये दिखा देंगे। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड है वो, ये देखिए। तो इसके वजह से यहाँ हमें क्या हुआ, ये ए यूज़ करना पड़ा। सिमिलरली आपको बाकी जो है, जैसे यूनिवर्सिटी, ये य से शुरू होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले हम ए लिखते हैं। उसी तरह से ऑनेस्ट जो है, एच जो साउंड है, ये एच साइलेंट है, ये शुरू होता है ओ से, तो इसीलिए हमें एन लिखना पड़ता है। ए भी इसके पहले एन लिखना पड़ता है, क्योंकि ए साउंड से स्टार्ट होता है, जो एक्चुअली वॉवल साउंड है। इसलिए आपको अल्फ़ाबेट्स और इंग्लिश साउंड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में अभी कभी हमें मौका मिले तो डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे साउंड्स के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है लैंग्वेज में, वो है सिलेबल्स। सिलेबल्स बोलने से वहाँ एक वॉवल होता है और वन या तो इससे ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जो अबाउट, यहाँ 2 सिलेबल है, ए एंड बाउट। लैंग्वेज में 3 सिलेबल्स है, लैंग्वेज। तो उसी तरह से एक या तो 2 या इससे ज़्यादा सिलेबल्स जोड़ करके एक वर्ड्स होते हैं। हाँ, सिलेबल्स में हमेशा एक वॉवल होता है और एक या इससे ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्ड्स। एक या इससे ज़्यादा सिलेबल्स एक साथ आकर के एक वर्ड के फॉर्म करते हैं, लेकिन एक वर्ड होने के लिए इसमें एक मीनिंग होना चाहिए, और इट मे बी लिटरल मीनिंग और इट मे हैव सम ग्रामेटिकल वैल्यू, तो उसको हम वर्ड से बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा सेंटेंस। एक्चुअली द सेंटेंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और कोई भी लैंग्वेज का वही सेंटेंस ही ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस किसे बोलते हैं? सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ वर्ब एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस होने के लिए उसमें एक वर्ब होना चाहिए और इट मस्ट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। अगर सेंटेंस बोलने के बाद हमें पता ही नहीं चला उसमें क्या मीनिंग है, दैट कैन बी अ सेंटेंस। सो हमारा ग्रामर स्टार्ट होता है सेंटेंस से। ओके, अभी क्या है, जो सेंटेंसेस है डिफरेंट जो लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग रूल्स होता है, तो आपको उसी रूल्स को फॉलो करना है, उस भाषा जो स्पेसिफिक है उसी ग्रामर को यूज करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सेंटेंसेस, आई राइट ए पोएम एवरी डे। इस सेंटेंस में बहुत सारे रूल्स फॉलो किया गया है। पहले टेंस के हिसाब से ये हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। वॉइस के हिसाब से ये एक्टिव वॉइस है, इट हैज़ एन स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और एक वर्ब स्ट्रक्चर जो आप बोले सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, एंड रिमेनिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। सिमिलरली अगर उसी को हमें पैसिव बनाना है, इट विल ए पोएम इज रिटन बाय मी एवरी डे। अगर हमें इसको पास्ट टेंस में बोलना है, इट विल चेंज, द वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, आई रोट ए पोएम येस्टरडे। सिमिलरली अगर हम कोई फ्यूचर के बारे में बताना है, उस समय हमें वर्ब के साथ शैल या विल लगाना है। तो उसी तरह से एक सेंटेंस आ जाने के साथ साथ वहाँ बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होता है, और आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको सही तरीक़ा से टू टेल इट इन ट्रू इंग्लिश में, अगर सही भाषा में बोलना है, आपको जो ग्रामेटिकल रूल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रामर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स अस टू लर्न ए लैंग्वेज करेक्टली। हाँ, यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हर भाषा का अपना ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। तो कोई भी लैंग्वेज आपको करेक्टली बोलने के लिए, लिखने के लिए उस लैंग्वेज का ग्रामर जानना बहुत ही ज़रूरी है। मोreover, ये हमें सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने के लिए ही हेल्प नहीं करते, वो हमें क्या करते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, उसी सब्जेक्ट्स को भी अगर आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है, इसको आपको कोई भी आंसर लिखना है, उसके लिए भी आपको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका, अगर इंग्लिश है या तो हिंदी है, वो दूसरी कोई भाषा है, उस भाषा को जानना बहुत ही ज़रूरी है।
हाँ, लेकिन अभी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक, टेक्निक ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, ग्रामर सेपरेटली सिखाया नहीं जाता, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। थ्योरेटिकली दैट्स राइट, एक्चुअली ग्रामर हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही सीखना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं अगर हमें एक्सटेंसिवली सिखाया नहीं जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ग्रामर को सिखाना चाहिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में, लेकिन इट शुड हैव special emphasis to explain the rules or explain its features, or at the same time it should be taught in collaboration with other subjects. अगर suppose आपसे इंग्लिश सीख रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश पीरियड्स में ही इंग्लिश नहीं सिखाया जाना चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स में जैसे आपको सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, वो सब सीखने के समय में भी it can be collaborated with other subjects to teach the grammar of that specific language. तो इसीलिए मैं ग्रामर का एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ जो स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर के प्रति ही डेडिकेटेड होगा, एंड मैं आशा करता हूँ you will enjoy it and I'll be able to help you understand some aspects of grammar. So see you in the next video. Thank you very much.